दोस्तों, आपका इंस्पायर आईएएस पर स्वागत है। आज हम इंडस वाटर ट्रीटी को देखेंगे और देखेंगे ये इतना न्यूज में क्यों है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या ये एक एरर है? तो आइए जानेंगे इसमें क्या भारत को इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। इसमें पूरा इतिहास देखेंगे, काफ़ी सारे स्पेशल पॉइंट बताऊंगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। माय नेम इज नासिर सैफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने 1960 से बिना किसी बदलाव के शांति से चली आ रही इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को मॉडिफाई करने का नोटिस पाकिस्तान को भेजा 25 जनवरी 2023 को, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को 90 डेज का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर पाकिस्तान ने 90 डेज में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इंडिया इस ट्रीटी को यूनिलेटरली एग्जिट कर सकता है। इससे पहले मैं ये बताऊं इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, आगे बढ़ूं से जरूरी चीजें बेसिक पहले जानना। इंडस नदी कहाँ पर बहती है और इसके बारे में जानना। इंडस नदी बहुत बड़ी नदी है, इनफैक्ट गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों से बड़ी है। इंडस नदी की जो लंबाई है लगभग 3100 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर है। इंडस नदी यानी सिंधु नदी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं सिंधु नदी, 3100 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। एशिया की सबसे लंबी नदी चाइना के पास है, जिसे हम यांगत्से बोलते हैं। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। मैं आपको बताता हूँ इंडस नदी कहाँ से कहाँ बहती है, इसको हम डिटेल में करेंगे। ये है चाइना, ये है भारत। भारत के पूर्व में है चाइना, भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान, ये है तिब्बत। तिब्बत चाइना का हिस्सा है। चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो इसलिए हम तिब्बत को चाइना का पार्ट कहेंगे। तिब्बत के अंदर मशहूर पहाड़ हैं, बहुत ही फेमस हैं। इन्हें कहते हैं कैलाश के माउंटेन्स या कैलाश के पहाड़। कैलाश के जो पहाड़ हैं इनके पास बहुत ही पॉपुलर खूबसूरत तालाब है, जिसे कहते हैं कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है इंडस नदी, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर भारत आती है। भारत जिस एरिया में जाती है उसे लद्दाख कहते हैं। ये सब ट्रांस हिमालयन है। ट्रांस हिमालयन मतलब ये हिमालयन के पहाड़ हैं। ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये सब हिमालयन है। ये जो हिमालय के ऊपर होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन। ये लद्दाख हो, कैलाश माउंटेन हो, चाहे काराकोरम के पहाड़ हो, ये सब ट्रांस हिमालयन में आते हैं। ये लद्दाख के अंदर जाती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। यहाँ पर गिलगित बलूचिस्तान एरिया के अंदर जाती है, जहाँ से निकलकर पूरा पाकिस्तान ट्रेवल करके अरब सागर में गिर जाती है कराची के पास। ये कराची शहर है। कराची एक तट पर स्थित और एक पोर्टल टाउन है पाकिस्तान का, इसके पास गिर जाती है पाकिस्तान में अरब सागर के अंदर। ये थी इंडस नदी। इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये ऊपर की तरफ गई बहस, फिर ऊपर नॉर्थ के बाद फिर गिलगित बलूचिस्तान एरिया में, फिर पाकिस्तान क्रॉस करके अरब सागर में गिर गई। ये जो 5 नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, मिलती हैं इंडस में। वैसे इंडस नदी में बहुत सारी नदी मिलती हैं, लेकिन ये 5 नदियां मुख्य हैं। ये पांचों नदियां अलग अलग जगहों से निकलती हैं, लेकिन सारी अल्टीमेटली पंजाब में आती हैं। इसलिए पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों का राज। पंज मतलब 5। ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज और इंडस। सबसे ऊपर वाली इंडस नदी है, और ये जो गई हैं 5, ये टोटल 6 नदियों से इंडस बेसिन बनता है। 6 नदियों में सबसे पहले इंडस, फिर झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। टेक्स्ट है। ये नदी तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है, कैलाश के पहाड़ों से निकली, कैलाश मानसरोवर से निकली, फिर भारत आई, ये ऊपर की तरफ गई, लद्दाख गई, फिर गई गिलगित रीजन के अंदर, उसके बाद दक्षिणी रीजन की तरफ जाने लगी, फिर पूरा पाकिस्तान क्रॉस किया और फिर कराची के पास गिर गई अरब सागर के अंदर अरेबियन सी में। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की 21वीं लार्जेस्ट रिवर है अगर एनुअल फ्लो के हिसाब से देखें। वाई इंडस रिवर इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान? इंडस नदी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पाकिस्तान में एक ही मुख्य नदी है, वो है इंडस। अगर ये पाकिस्तान में नहीं होती तो फिर पाकिस्तान आज रेगिस्तान होता। इसलिए पाकिस्तान में कृषि के लिए, इरिगेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस नदी। और पाकिस्तान में जो हाइड्रो पावर बनती है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान और जो भारत है, इनके बीच में जब बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद, जब दो देश बने, जब पाकिस्तान बना, उसके बाद तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था, क्योंकि इंडस बेसिन का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर था। लेकिन इंडस भारत से होकर पाकिस्तान जाती है, तो पाकिस्तान के मन में शंका थी कहीं भारत पानी देने से मना ना कर दे, या भारत कुछ ऐसा ना करे तो हमारी वाटर सप्लाई कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से निर्भर करता है सिर्फ इंडस नदी के ऊपर। तो आइए देखते हैं ये डिस्प्यूट, ये झगड़ा हुआ कहाँ शुरू, कैसे आगे बढ़ा और इस पर क्या ट्रीटी साइन हुई। जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि ये नदी भारत से निकलकर फिर पाकिस्तान जाती है। तो इस पर भारत बड़े बड़े डैम बना ले, बांध बना ले और सारा पानी रोक ले, तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। दूसरा, पाकिस्तान को ये डर था कहीं भारत इस नदी का बहाव मोड़ ना दे, बहाव मुड़ जाएगा तो पाकिस्तान को पानी कम जाएगा। और दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट था, दोनों को भरोसा नहीं था एक दूसरे के बीच में। दोनों के बीच इस नदी को लेकर जब हॉस्टाइल रिलेशन हो गए, रिलेशन खराब होना शुरू हुए, तो बीच में झगड़ा सुलझाने के लिए, मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता कराने के लिए वर्ल्ड बैंक बीच में आया। वर्ल्ड बैंक ने 1952 से दोनों देशों के बीच मीडिएशन स्टार्ट कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी साइन कराने का इंतजाम किया। हालांकि पाकिस्तान कन्विंस नहीं था, 1958 तक टालता रहा, रिफ्यूज करता रहा। फाइनली 1960 में ये ट्रीटी साइंड हुई, इसलिए इसे कहते हैं वाटर ट्रीटी 1960। ये है वो ऐतिहासिक मूवमेंट। इसमें ये जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई। ये है जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त। ये है अयूब खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। दोनों ने साइन की इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को। ट्रीटी थी क्या, इसमें डिसाइड क्या हुआ, आपको बताऊंगा। इंडस ऐसे बहती है, ये तिब्बत से निकलकर भारत आई, फिर पूरा पाकिस्तान ट्रेवल किया, फिर अरब सागर में गिर गई। मैंने पहले आपको बताया ये 5 मुख्य नदियां हैं, इंडस में जाकर मिल जाती हैं। साइड ये हुआ, ऊपर की 3 नदियां इंडस, झेलम, चिनाब पाकिस्तान यूज करेगा। नीचे की 3 नदियां रवि, ब्यास और सतलज भारत यूज करेगा। यानी कि भारत को कोई बांध बनाना है या भारत को कोई डैम बनाना है तो सिर्फ नीचे वाली नदियों पर बना सकता है। ऐसा मैंने बताया, रवि, ब्यास, सतलज, आप इसको फॉर्मूला बनाकर याद रख सकते हैं, RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। कुछ भी आप अपना बना सकते हैं। RBS यानी रवि, ब्यास, सतलज, ये भारत को अलॉट हुई। पाकिस्तान के हिस्से में 3 नदियां आई, झेलम, चिनाब एंड इंडस। खुद पूरी इंडस नदी और पाकिस्तान को 3 नदियों का नुकसान हुआ, इसलिए पाकिस्तान को कंपनसेशन दे दिया गया, वन टाइम फाइनेंशियल कंपनसेशन दे दिया गया। अब देखते हैं झगड़ा किस पर था। झगड़े होते रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए भारत के ऊपर, लेकिन भारत उनका पानी यूज कर सकता है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब भी भारत ऊपर वाली नदियों पर कुछ बनाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में ले जाता है और उन प्रोजेक्ट को डिले करने की कोशिश करता है। इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस इसलिए भेजा क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टेंटली इंडस रिवर प्रोजेक्ट पर सवाल उठाना। पाकिस्तान किशन गंगा एंड रेटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाता आया है। किशन गंगा एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है। किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। झेलम नदी वही नदी है जो कश्मीर में बहती है। इसके किनारे श्रीनगर है जो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। तो किशन गंगा के ऊपर भारत ने बांध बनाना स्टार्ट कर दिया। ये एक डिफरेंट तरीके का प्रोजेक्ट है। जनरली क्या होता है, हम नदी का पानी बांध में स्टोर करते हैं और फिर ऊंचाई से गिराते हैं। उसके द्वारा जो मैकेनिकल ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी, वो है जिससे बिजली बनती है जब वो टरबाइन हिलाती है। किशन गंगा इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें हम बहुत बड़ा डैम बना दें और सारा नदी का पानी उसमें स्टोर कर लें। ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, यानी नदी जो बहती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। चलती हुई नदी में उतनी ताकत होती है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है।
तो वो काइनेटिक एनर्जी भी टरबाइन घुमाने के काम आती है। अगर उस पानी को स्टेप क्रिएट करके या थोड़ा स्टेप क्रिएट करके गिराया जाए तो उससे भी बिजली बनाई जा सकती। ये कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, 330 मेगावाट का है, जिसे 2018 में इनॉग्रेट कर दिया गया है। एक और प्रोजेक्ट भारत ने बनाना शुरू कर दिया 2015 में, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चिनाब रिवर पर है। ये भी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। इसकी जो क्षमता है किशनगंगा से ज्यादा है, अराउंड 850 मेगावाट। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पाकिस्तान ने इन प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा ऐतराज उठाया, और वो इसलिए क्योंकि किशनगंगा नदी भी पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में इसे बोलते हैं नीलम नदी। तो पाकिस्तान ने ये कहा हमारे नीलम नदी का पानी कम हो रहा है, आप जो किशनगंगा नदी के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे हमारी नीलम नदी का पानी कम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारा 80% पानी रुक जाएगा, जो हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगाया कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। अब हम देखते हैं झगड़ा सुलझाने के लिए इस ट्रीटी में क्या डिस्प्यूट रेजुलेशन मैकेनिज्म है। ये ट्रीटी 3 स्टेज में डिस्प्यूट रेजुलेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। अगर कोई सवाल हो इस ट्रीटी को लेकर, परमानेंट कमीशन इस मैटर को देखेगा या दोनों देश आपस में बातचीत करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जब देशों के बीच माइनर डिस्प्यूट आ जाए पानी के बंटवारे को लेकर, तो वो देश वर्ल्ड बैंक को बोल सकता है न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन जब ये मैटर बड़े डिस्प्यूट में बदल जाए तो वो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकता है। ये है 3 स्टेज डिस्प्यूट रेजुलेशन मैकेनिज्म। 2015 में पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने की मांग की वर्ल्ड बैंक से, जो भारत किशनगंगा और रैटल प्रोजेक्ट बना रहा है झेलम और चिनाब नदी के ऊपर, उनकी समीक्षा करने के लिए, और भारत किस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। ये केस चल ही रहा था। 2016 में पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया। जैसा मैंने पहले बताया है आपको, 3 स्टेज में डिस्प्यूट रेजुलेशन मैकेनिज्म है। सबसे पहले देशों को आपस में अपने झगड़े सुलझाने चाहिए। अगर फिर भी ना सुलझे तो वो देश न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। अगर इस स्टेज पर भी कोई सॉल्यूशन ना मिले तो वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैग में जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एक साथ अपॉइंट कर दिया। भारत ने वर्ल्ड बैंक के इस मूव का विरोध किया। अगर देखा जाए इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 9 में ये क्लियरली लिखा है कि डिस्प्यूट के सेटलमेंट में 2 पैरेलल प्रोसीडिंग चलाना कंप्लीटली इलीगल है। पता नहीं वर्ल्ड बैंक को ये रियलाइज हो गया, तब जाकर दोनों प्रोसेस को होल्ड किया। न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जिसमें पहले भारत को सफलता मिली है। 2007 में न्यूट्रल एक्सपर्ट ने पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया था, जब उसने बगलीहार डैम को लेकर सवाल उठाए थे, जो चिनाब रिवर के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में है, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। शॉर्ट कमिंग इन द ट्रीटी, कमियां क्या थी इस ट्रीटी में? क्लाइमेट के हिसाब से ये कोई कंसिडरेशन नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी को लेकर ट्रीटी है, 1996 में साइन हुई थी। बताया गया है कि अगर बांग्लादेश में सूखा पड़ जाए तो भारत को पानी देना पड़ेगा और ज्यादा। इस तरह के कुछ प्रोविजन, यानी मान लीजिए नीचे वाली नदियां कल को सूख जाती हैं या कुछ हो जाता है तो फिर ऊपर वाली भारत यूज कर सकता है। इस तरह क्लाइमेट चेंजेस कंसीडर नहीं किए गए हैं। पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, रन ऑफ, डिफॉरेस्टेशन, ये सब पैरामीटर भी कंसीडर नहीं किए गए इस ट्रीटी में। कौन सा कंट्री कितने बांध बना सकता है ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भारत कितने भी बांध बना सकता है, या पाकिस्तान अपनी इंडस वाले हिस्से पर भी कितने बांध बना सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। भारत को इंडस वाटर ट्रीटी से क्या नुकसान हुआ? हमने इंडस वाटर ट्रीटी समझ ली है, उसको अच्छे से समझ लिया है। अब ये जानना जरूरी है भारत को क्या करना चाहिए आज के माहौल में, जो इतना गरमाया हुआ मुद्दा है, और क्यों है, और ये चर्चा का मुद्दा क्यों बना हुआ है। जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, इस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं। भारत बहुत ज़्यादा उदार रहा है हमेशा से, खासकर लैंड को लेकर और वाटर को लेकर, और मैं आगे बताऊंगा उससे हमें कैसे नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी की 6 नदियों का पानी अगर मैं मिला दूं तो उसके ऊपर 3 नदियां, सबसे बड़ी खुद इंडस नदी है, बाकी रिलेटिवली छोटी नदियां हैं। टोटल 6 नदियों का पानी लगभग 80% पाकिस्तान को मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली नीचे की 3 नदियां भी वो भी पाकिस्तान में जाती हैं, वो इंडस नदी में ही मिलती हैं। टोटल जो एग्रीगेट वाटर है उसका 80% पाकिस्तान को मिलता है और भारत को मिलता है 20%, जबकि तब है ये नदियां भारत से निकल कर जाती हैं। हमेशा ऐसा देखा जाता है, जो अपस्ट्रीम कंट्री होता है, जैसे नदी ऊपर की तरफ से नीचे जाए तो ऊपर वाली कंट्री वो अपनी चलाता है। जैसे चाइना, इसको चाइना से कंपेयर करते हैं। चाइना क्या करता है,
चाइना में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिस पर बांध बना बनाकर उसका पानी रोक देता है। ब्रह्मपुत्र के पिछले 10 सालों के अंदर चाइना ने बहुत सारे डैम बनाए। ब्रह्मपुत्र चाइना से निकलती है, भारत आती है, तो चाइना ऊपर वाला कंट्री है और भारत नीचे वाला कंट्री है, लेकिन चाइना बांध बना बनाकर पानी रोक देता है। और एक बार भी चाइना को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे वाले कंट्री इंडिया, उसकी जो वाटर सप्लाई है, उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। भारत अपना 1/3 पानी तिब्बतन प्लेट्यू से लेता है, ये यूएन डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा निर्भर करता है भारत तिब्बतन प्लेट्यू से आने वाले पानी पर, जो स्वच्छ पानी है, लेकिन चाइना उसको धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। ब्रह्मपुत्र ही नहीं, चाइना मैकोंग, साल्वीन, ब्रह्मपुत्र, अरुण, सतलज, इंडस, इर्तिज, इन सब नदियों पर एक के बाद एक डैम बनाया जा रहा है। अप स्ट्रीम नदियां चाइना से निकलकर दूसरे देशों में जाती हैं। चाइना को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि जो दूसरे देशों में पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, उससे उन देशों में क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि जो दूसरे देशों की सॉवरेन राइट, उसको चाइना बिल्कुल कंसीडर नहीं करता है। और एक हम हैं, ऊपर वाली कंट्री इंडिया, और पाकिस्तान नीचे है। फिर भी हम कितना पानी देते हैं? 80% पाकिस्तान को देते हैं। जैसा मैंने बताया, एक 2011 की यूएस सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी की रिपोर्ट है जो कहती है जो इंडस का एग्रीमेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी, दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है। क्योंकि अब आप देखिएगा, 1960 में हमने ये साइन की और 1965 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर हमारा कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। इतने युद्ध, उसके बावजूद भी हम टीटी पर टिके हुए हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरी तरफ से युद्ध हुआ है, देशों में हॉस्टाइल रिलेशन है, इस ट्रीटी को कैंसिल कर देना चाहिए। इस ट्रीटी पर हम डटे रहे 3 बार युद्ध होने के बावजूद। दूसरी, हमारी उदारता बहुत बड़ी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अमेरिका से एक नदी कोलोराडो मैक्सिको जाती है। अमेरिका ऊपर की तरफ है और मैक्सिको नीचे की तरफ है। अमेरिका से अप स्ट्रीम जाती है डाउन स्ट्रीम। अमेरिका मैक्सिको को केवल 10% पानी देता है, 90% खुद रखता है। इसी तरह से और बहुत सारी नदियां हैं दुनिया में, जैसे इजराइल और जॉर्डन के बीच, लेबनान और सीरिया के बीच, ओरेंटस एंड ईल है, कोमती रिवर साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड के बीच है। इन नदियों के बीच कभी भी इतनी उदारता नहीं दिखाई गई है जितनी भारत दिखाता है। पानी यूएस मैक्सिको को देता है, उसका 90 गुना भारत पाकिस्तान को देता है इंडस नदी का। इंडस वाटर ट्रीटी से नुकसान हुआ है या फायदा? जम्मू एंड कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान है इंडस वाटर ट्रीटी से, और वो नुकसान आपको मैं बताता हूँ। भारत के मानचित्र को देखो तो ऊपर वाली 3 नदियाँ, इंडस नदी, चिनाब और झेलम, यानी कश्मीर किस पर निर्भर करता है? ऊपर की 3 नदियों पर। और ऊपर की 3 नदियों पर हम बांध बना नहीं सकते, बिजली उत्पादन कैसे होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है। इस बात को लेकर आक्रोश है। यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्लांट है जम्मू एंड कश्मीर के, बहुत कम है। इनफैक्ट हम जो रनिंग वाटर प्लांट भी बनाते हैं, जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया है, पाकिस्तान उस पर भी अड़चन डालता रहता है। यानी जम्मू एंड कश्मीर की बिजली उत्पादन और बिजली की पूर्ति कैसे होगी? जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है, उसने 2003 में रेजुलेशन पास किया था, इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से रिवाइज किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर का ये रोष बढ़ता जा रहा है। भारत ने जितने भी हाइड्रो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी प्लांट बनाए, उनकी क्षमता बहुत ही कम है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 7000 मेगावाट बुंजी डैम बना दिया है और 4500 मेगावाट बाशा डैम बना दिया है। तो हमारी जो क्षमता है ऊपर की 3 नदियों से, हमने कुछ भी काम नहीं लिया है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल तरस गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना को इनवाइट करता है, वो डैम बनाए आकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडस नदी के ऊपर। चाइना का जो फुटप्रिंट है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारे ह्यूमन राइट ग्रुप्स जिन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कितना मानव अधिकार का हनन हो रहा है, यानी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। वहां पर किस तरह पाकिस्तान टेररिस्ट को ट्रेन करता है, उन्हें भारत पर हमला करने के लिए उकसाता है और सुसाइड बॉम्बिंग करता है। बाद पाकिस्तान जो ये प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जाकर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का दरवाजा खटखटाता है, भारत कुछ भी करने की कोशिश करता है, भारत को इससे आर्थिक हानि होती है। प्रोजेक्ट को बना नहीं पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते, उससे पहले हमें काम रोकना पड़ता है, भारत को बहुत हानि होती है। अब हम कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से।
फिलीपींस ने साउथ चाइना सी को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग नीदरलैंड में है। हैग की रूलिंग क्या आई? उसने कहा चाइना का कोई अधिकार नहीं है साउथ चाइना सी में, एक्सेप्ट नाम को लेकर कि उसका नाम साउथ चाइना सी है। चाइना का कोई हिस्टोरिकल अधिकार नहीं है इस पर। चाइना ने इस हैग रूलिंग को मानने से मना कर दिया, यानी कि जो ताकतवर देश हैं वो कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय रूलिंग को नहीं मानते। लेकिन भारत को हम देखें, बांग्लादेश और इंडिया के बीच और बंगाल के आसपास 25,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जिसको लेकर विवाद था, अंतर्राष्ट्रीय एक फोरम था, उसने कहा कि वो बांग्लादेश की लैंड है। भारत ने आसानी से दे दिया, यानी कि जो रिलेटिवली कमजोर कंट्री है उसने अंतर्राष्ट्रीय फोरम की जो रूलिंग है उन्हें माननी पड़ती है। लेकिन जो मजबूत कंट्री है या विकसित देश है वो कभी नहीं मानते। भारत बांग्लादेश से मजबूत है, लेकिन फिर भी भारत ने आसानी से अपनी उदारता दिखाकर 25,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बे ऑफ बंगाल का डिस्प्यूटेड टेरिटरी वो आसानी से बांग्लादेश को दे दी। 2015 के बाद ऐसे कई बार सरकमस्टांसेस हुए कि भारत इस ट्रीटी से एग्जिट कर लेगा। जम्मू एंड कश्मीर में उरी आतंकी हमले के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने एक टूक बोल दिया था पंजाब में, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृतसंकल्प। फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ जिसमें 40 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए। हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बोला था सरकार ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को जो पानी दिया जाता है वो रोका जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस ट्रीटी को म्यूचुअल कंसेंट से ही कैंसिल किया जा सकता है, ऐसा बोला है फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान सबरवाल। अगर भारत इस ट्रीटी को यूनिलेटरली कैंसिल करता है तो इससे इंडिया को कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान को इससे मौका मिलेगा और उसे ताकतवर देशों से सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत प्रीशियस रिसोर्स इन्वॉल्व है। क्या भारत इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि वेना कन्वेंशन है। अगर हम आर्टिकल 62 देखें तो इस बात की इजाजत देता है देशों को आपस में जो ट्रीटी साइन की है उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छा कारण होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। और जो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, टेररिस्ट को ट्रेन करता है, ये एक अच्छा रीजन हो सकता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इस बात को कहता है दोनों देश आपस में ट्रीटी साइन की है उसे डिजोल्व कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, अगर सरकमस्टांसेस हैं दोनों के बीच उसमें फंडामेंटल चेंज हो। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं उसमें फंडामेंटल चेंज है। हमारी जो आपस में शत्रुता है समय के हिसाब से बढ़ती जा रही है। मैं आशा करता हूं ये पूरा वीडियो रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, हर एक चीज, हर एक डायमेंशन, सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनफेयर इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर देना चाहिए या अपने पड़ोसी देश से शांति और अमन की आशा बनाए रखनी चाहिए? जो भी है, आप अपने ओपिनियन को कमेंट्स में शेयर करो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना। इंस्पायर आईएएस को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियो कभी मिस ना करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।